प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल करेंगे। हम प्रश्न पढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान के चलना है हमें, तो हम यहाँ पे लाइन लिखते हैं, इसके विपरीत मान ले कि, ये मैंने लाइन लिखी यहाँ पर क्या है, हम इसके विपरीत मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसके जैसे जितने भी सवाल है उसमें हमें इसके विपरीत मानना है, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या जो रहती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसके विपरीत मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखना है, हमें यहाँ पर दो पूर्णांक लेने हैं। हम यहाँ पर कोई भी दो पूर्णांक ले लेते हैं, ए और बी, तो मैं वो भी लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ। ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पर लिखा, अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी मान लेते हैं जो जीरो नहीं होना चाहिए। ये ए और बी मतलब कि पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है यानी कोई भी संख्या जीरो से लगा के तो अनंत तक। तो यहाँ पर ए और बी दो कोई भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन ये जो बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी जीरो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली लाइन लिखते हैं, हो रहा है यहाँ पर 5 लिखना, मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना है 5। अब यहाँ पर ये मैंने लाइन लिखी है, यदि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कि इस बी को क्या है, अगर मैं इधर भेजूं, बराबर के इधर भेजा तो क्या होगा, गुणा में होगा, क्योंकि ये बाटे में, तो बी की जगह क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ए और बी को सहभाज्य बना सकते हैं। सहभाज्य मतलब कि खुद से भाग चला जाए, तो हमें क्या करना है कि इस बी को इधर गुणा करना है। तो ये हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, इस बी को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, b√5 बराबर a। हमें पता है कि कोई भी संख्या बटे में रहती है, बराबर की इधर आती तो कायम हो जाती है गुणा में, तो ये क्या हो गया हमारा b√5 बराबर a हो गया। कब वो, जब ये उभयनिष्ठ हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग मतलब ये b√5 है, इसकी भी घात 2 लगा देंगे, और a है इसकी भी घात 2 लगा। b√5 की घात 2 यानी इसको 2 बार लिखना है, b√5 गुणित b√5 बराबर a की घात 2 और b की घात 1 और b की घात 1 कितनी हो गई, b की घात 2। अब रूट में क्या होती है, सेम संख्या होती है, तो वही संख्या आती है। √5 गुणित √5 बराबर क्या होगा, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 √4 गुणित 4 बराबर क्या होता, 4 होता। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम रूट वाली सेम संख्या गुण आपस में करते हैं तो वही संख्या आती है। अगर यहाँ पे होता 3, यहाँ पे भी होता 3 है ना, √3 और √3, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 3। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा क्या आएगा, 5b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्राप्त होता है। ये लिखा हमने, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर 5 यहाँ पर गुणा में, अगर मैं इसको 5 को इधर लूँ तो बटे में होगा कि नहीं होगा, 5 a² को भाग करेगा कि नहीं करेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः a² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। विभाजित है मतलब कि 5 गुणा में इधर लाऊं तो बट्टे में होगा कि नहीं होगा, और एक ही जगह कुछ भी संख्या तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाजित है। अब a² 5 से विभाजित हो रहा है तो a से भी होगा, तो जो 5 है वो 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा मतलब कि भाग चले जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमने अभी इसका एक भाग किया है। अब हम आगे प्रश्न और समझते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, 5b² बराबर a² प्राप्त हुआ था ना, तो हमें यहाँ पर लिखना है 5b बराबर a², और इस 5b को, इस a को हमें मानना है a बराबर 5c। a बराबर क्या लिखना है, 5c। तो यहाँ पे माना लिखना है, माना कि ये जो यहाँ पर a है, a को हमने क्या मान लिया 5c, जहाँ c कोई एक नया पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है, पूर्णांक में पूरा अंक यानी कोई भी एक अंक है, कोई भी संख्या हो सकती है c की जगह। ठीक है, तो ये हमने c भी मान लिया। अब ये जो मान है, a का मान हमें इसमें रखना है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, a का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखेंगे ना एक ही जगह, तो ये 5b² बराबर a² ए हमने क्या माना यहाँ पे 5c, ये हमने माना है, और इसकी घात कितनी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 5b² बराबर 5c कितनी बार है 2, और 5c गुणित 5c, 2 घात इसलिए 2 बार लिखा। 5b², पाँच पचंगा 5 कितने होते 25, और ये c की घात कितनी हो जाएगी 2। तो अब हम वापिस इस प्रकार, हमने इस पूर्व वाले में देखा था, ये वाले में इसमें जो 5 गुणा में b के, तो 5 a को विभाजित कर रहा था, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 5 a² को विभाजित कर रहा है। इसी तरह 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसी तरह यही इस प्रकार की लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है। क्या है यहाँ पर लाइन कि यदि 5 जो है वो किसको विभाजित कर रहा है, पहले हम यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है। 5 एकम 5, पचंका 5 25, तो ये b² बराबर क्या होगा 5c² है। अब ये 5c² है, ये इसको इधर बटे में लाए b² के, तो ये b² को भाग जाएगा गुणा में, 5 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर के इधर आ तो गुणा में। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे कि जो 5 है ना, b² को विभाजित करता है, 5 b² को विभाजित कर रहा है, तो 5 b को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें ज्ञात हो चुका है कि यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है b² वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो 5 और 5 दो संख्या अगर एक जैसा है वो क्या होती है उभयनिष्ठ। तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे एक कि b² जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और जो b है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है ना, क्योंकि 5 से विभाजित 5 b को विभाजित कर रहा था और a को भी विभाजित कर रहा है। तो ये लाइन लिखी हमने, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। हम यहाँ लाइन लिख देते हैं, परंतु इससे इस तथ्य का क्या विरोधाभास प्राप्त होता है, जहाँ क्या है ए और बी क्या सह अभाज्य है, ए और बी क्या है वहां पे सह अभाज्य, ए भी 5 और बी भी क्या 5 है, तो वो क्या है सह अभाज्य है। तो हमें विरोधाभास हुआ है कि यह एक क्या है परिमेय संख्या, लेकिन किंतु ऐसा है नहीं। तो हम यहाँ पर लाइन लिखते हैं वापिस, हमने यह लाइन लिख दी, परंतु ये विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, किंतु ऐसा नहीं, क्योंकि 5 क्या है उभयनिष्ठ है, 5 ऐसे भी विभाजित हो रहा है, और 5 बी जो है वो 5 से भी विभाजित हो रहा है, और ये वो 5 से भी विभाजित हो रहा है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। निकालते हैं कि √5 जो है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या, हमने विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √5 का एक परिमेय संख्या है, और हमने परिमेय संख्या ही मान के चला, किंतु ऐसा नहीं है। तो फिर लास्ट में लेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह उदाहरण का जो सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी ठीक ऐसे ही होगा जैसे हमने √5 का परिमेय संख्या निकाली। तो जहाँ जहाँ पर 5 लिखा है आप वहाँ पर क्या लिख दीजिए 3, तो आपका √3 वाला सवाल भी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सवाल समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।